तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो कोसुई है वो पियानो से बहुत ज़्यादा क्यों डरता है और उसने लव सोरोस बजाने से क्यों मना कर दिया था कायोरी को। और इसी के साथ साथ वो जब रोने लगा तो मिसेस से तो उसे बाहर ले जाती हैं ताकि उसे थोड़ा रिफ्रेशिंग लगे और उसे समझाती हैं कि जैसा तुम अपनी मोम को समझते हो वैसा बिल्कुल नहीं है। और अब जो गाला कॉन्सर्ट है उसकी डेट भी बहुत ज़्यादा नज़दीक आती जाती है। और इसके साथ साथ पिछले एपिसोड में हमें कायोरी के पेरेंट्स से मिलाया जाता है जो कि नेचर में कैसे होते हैं वो हमें पिछले एपिसोड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा दिया गया था और मैंने भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और पिछले एपिसोड में हमें जो कायोरी और कोसुई है उनके बीच का जो रिलेशन है वो टूटता हुआ दिख रहा था। और जब कोसुई पूल में गिर जाता है फायर क्रैकर्स जलाते हुए, तो जब वो गिर जाता है उसे जो अब की बार है बिल्कुल भी अंधेरा नहीं लग रहा था, उसे उम्मीद की एक नई रोशनी दिख रही थी और अपनी मोम के बारे में सब बातें दोबारा याद आती हैं। और जब गाला कॉन्सर्ट का दिन आ जाता है तो कायोरी वहाँ पर नहीं पहुँच पाती और हमें उसका अता पता भी नहीं होता है, जिसे सोचकर कोसी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जिसकी अगली बारी थी उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उनसे पहले बजा ले और मिसेस से तो उनसे रिक्वेस्ट करती हैं। और इसके साथ साथ जिसकी नेक्स्ट बारी होती है जिसका नाम माइक है वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से उसको ह्यूमिलेट करने लगता है, यानी कायोरी को बुरा भला कहने लगता है, जिसे मिसेस से तो गुस्सा हो जाती हैं। पर कोसुई उससे माफ़ी मांगता है और चला जाता है। और इतना ही नहीं, इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ हुआ है पिछले एपिसोड में, तो अगर तुमने वो एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लो, वरना तुम बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो ऊपर आई बटन में लिंक आ गया होगा, वहाँ पर क्लिक कर पिछला एपिसोड देख लो, उसी के बाद इस एपिसोड को आगे देखना। सो एनिमे लाइन अप्रैल एपिसोड नंबर 13 इन हिंदी। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कोई तो पियानो बजा रहा होता है, उसके बाद जो कोसुई है वो छोटा होता है और वो अपनी मोम को बुलाता है और इस बार हमें उनका पूरा चेहरा भी दिखाया जाता है। इसके बाद उनके घर पर मिसेस से तो आ जाती हैं और कोसुई की मोम से कुछ रिक्वेस्ट करती हैं। इसके बाद जो कोसुई की मोम वो खाना बनाने चली जाती हैं और इसके बाद जो मिसेस से तो हैं वो पियानो बजाती है, पर बहुत ज़्यादा गुस्से में और बहुत ही अलग ट्यून में, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से लड़ाई कर आई थी। और जो कोसुई है वो कहता है कि आप फिर से फाइट कर आई हैं और जो मिसेस से तो वो कहती है कि यहाँ कोई फाइट नहीं है, ये एक जंग है, तो क्या मैं उससे माफ़ी मांगूंगी? और वो कहते हैं बिल्कुल नहीं। और इसके बाद कोसुई भी वही ट्यून में बजाने लगता है पियानो को, जिसको देखकर से तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसे पूछने लगती है कि तुम पियानो कैसे बजा सकते हो। और इसके बाद वो साकी को बुलाती है, यानी कोसुई की मम को, और कहती है कि इसके अंदर एक पियानिस्ट बनने का बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, तुम एक जीनियस हो। और इसके बाद हमारे एनिमे का यहाँ पर थीम सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पूरी ऑडियंस की नज़र कोसुई की तरफ ही होती है, सब उसे घूर रहे होते हैं क्योंकि वो सिर्फ अकेला ही आया होता है और यहाँ पर एक वायलिनिस्ट और एक कंपोनिस्ट दोनों चाहिए थे। इसके बाद हमें मिसेस से तो दिखाई जाती हैं जो कि कोसुई से पूछती हैं कि तुम क्या बजाने वाले हो, वो भी बिना वायलिनिस्ट के। इसके बाद कोसुई उस लड़के की बातों को याद करता है और मिसेस से तो कहता है कि अब मैं परेशान हो चुका हूँ और मैं प्रूव करके दिखा दूंगा कि कितनी महान है वो म्यूजिशियन जिसका नाम कायोरी है। और इसके बाद जैसे ही कोसुई अपनी सीट पर बैठता है वो कहता है कि मैं प्रूव कर रहूँगा कि मैं इनक्रेडिबल हूँ और एक म्यूजिशियन जिसका नाम मियाजुको कायोरी है वो मुझसे भी ज़्यादा इनक्रेडिबल है। और इसके बाद हमें मिसेस से तो दिखाई जाती है जो कि कहती है कि तुम अच्छा बजा रहे हो कोसुई, ये वही पीस है जो साकी को सबसे ज़्यादा पसंद था, पर क्या तुम इसे वैसे बजा रहे हो जैसे ये सच में बजना चाहिए। और इसके बाद हमें वो लड़का भी दिखाया जाता है जिसने कायोरी की इतनी बेइज्जती की थी। कोसुई कहता है कि तुम बस देखते जाओ, तुम देखते ही रह जाओगे जब मैं कितना इनक्रेडिबल बन चुका हूँगा। इसके बाद हमें जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा हैरान रखती है क्योंकि वो ऐसे धुन पहली बार सुन रहे थे और जो एमए की इंस्ट्रक्टर है वो बहुत ज़्यादा निराश होती हैं इस सबको देखकर और कहती हैं कि तुम ये सही नहीं बजा रहे हो, वो तुम सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहे हो इसमें। इसके बाद जो कोसुई है वो अपने डर के समुद्र में डूब जाता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लगता है और खुद से सवाल करने लगता है कि क्या मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड बजा रहा हूँ इन कीज़ को, मैं ऐसा हमेशा नहीं किया करता था, मुझे नहीं लगता कि ये पीस ऐसे बजाया जाता है। और इसके बाद कोसुई अपने आप को पास्ट में ले जाता है जहाँ पर वो बताता है कि जिस पीस को मैं हमेशा सुना करता था वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। और कोसुई पहले से भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था क्योंकि हमेशा अक्सर वो म्यूज़िक के नोट्स के बाद नहीं सुन पाता था, पर अब की बार जो साउंड है वो उसकी बॉडी में से निकल रही थी। इसके बाद कोसुई को मिसेस सेतो की कही हुई बात याद आती है कि क्या तुमने कभी ऐसा मोमेंट महसूस किया है जब नोट्स तुम्हारे इमोशंस और डिज़ायर्स के बीच बह रहे हों। और इसी के साथ अब कोसुई को अपने पास्ट में अपनी मोम की याद आती है जब वो उसे पियानो बजाना शुरू में सिखा रही थी। वो उसे बताती हैं कि कीज़ को आराम से दबाओ, कीज़ को ऐसे बजाओ जैसे तुम उसे सहला रहे हो। और अपनी मोम को इस तरह याद कर और उनकी बातों को समझकर कोसुई बहुत ही ज़्यादा अच्छा बजाने लगा था और उसके अंदर का जो गुस्सा था वो भी अब बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। अब कोसुई के बजाने में बहुत ज़्यादा चमक आने लगी थी।
अब जो ऑडियंस है वो ज़्यादा हैरान हो जाती है कोसी की ऐसी परफॉर्मेंस देखकर, और इसी के साथ साथ एमी के इंस्ट्रक्टर भी। और जो मिसेस सेतो है वो कहती हैं कि साकी अब वहाँ है, वो खुद आकर उसे बजा रही है। इसके बाद हमें कोसी का पुराना पास फिर से याद दिलाया जाता है, जहाँ पर जो मिसेस सेतो है वो साकी को समझा रही होती हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा कर रही हो, अब तुमने उसे इतनी ज़ोर से मारा है कि जब तक उसे खून नहीं आ गया, और अब तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो, तुम एक मदर कैसे कहला सकती हो। वो सिर्फ अपना बेस्ट दे रहा है, वो भी तुम्हें खुश करने के लिए। उसके बाद कोसी की मम बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं और कहती हैं कि मुझे पता है, और अपने चेयर से नीचे गिर जाती हैं और रोने लगती हैं और कहती है कि मुझे पता है, पर मैं क्या करूं, मेरे पास और ज़्यादा समय नहीं है। और मिसेस से तो भी उसकी बात समझने लग गई थी। और अब कोसी में दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा होता है अपनी मम के जाने के गम में, और अपने कानों को पकड़कर स्टोर रूम में बैठ जाता है एक कोने में, जहाँ पर चिल्ला रहा होता है अपनी मदद के लिए। जिसे देखने वहाँ पर मिसेस सेतो भी आती है, और जो कोसुया बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है और डर से काँप रहा होता है। मिसेस सेतो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और कहती हैं कि कोसुई मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही साकी को कहा था कि तुम एक बड़ा पियानिस्ट बनाए। और कहती हैं कि अगर म्यूज़िक सिर्फ तुम्हें दुख और दर्द ही देता है कोसुई, तो तुम्हें ये बिल्कुल नहीं बजाना चाहिए, और मुझे भी अब तुम्हारे साथ रहने का कोई मतलब नहीं बचता। और इसके बाद बहुत सालों बाद जब मिसेस सेतो ने कोसुई की फ़ोटो देखी एक कंपटीशन में, तो वो हैरान रह गई कि अब कोसुई म्यूज़िक इंडस्ट्री में फिर से वापस आ गया है। इसके बाद मिसेस सेतो ने कोसुई से पूछा भी कि क्या तुम्हें वापस ले आया पियानो की तरफ। इसके बाद जो कोसुई है वो कहता है कि मैं एक ऐसी लड़की से मिला जिसने मुझे नया दुनिया दिखा दिया। इसके बाद मिसेस सेतो कहती हैं कि हाँ ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि एज अ पियानिस्ट मैं कैसे मना कर सकती हूँ पावर ऑफ म्यूज़िक को। और मिसेस सेतो कहती हैं कि साकी तुम देख रही हो ना, हमारा कोसुई आज तुम्हें फाइनल और लास्ट बार एक फेयरवेल देने वाला है। इसके बाद कोसुई बहुत खुशी खुशी पियानो बजा रहा होता है और अपनी मोम को याद कर रहा होता है। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोसुई की मोम चेयर से नीचे गिर जाती है और कहती है कि मेरे जाने के बाद कोसुई का क्या होगा, वो क्या कमाएगा, कैसे कमाएगा, क्या वो म्यूज़िक को अपना करियर बना पाएगा, और जब तक म्यूज़िक उसके साथ रहेगा शायद किसी न किसी दिन वो उसके काम ज़रूर आएगा। और कहती है कि मैं कितनी बुरी मदर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है अपने बेटे को देने के लिए सिवाय इस स्किल के जो उसे आगे जाकर मदद कर सकती है। मैं सिर्फ उसे म्यूज़िक बजाना सिखा सकती हूँ, पर क्या वो अपना ख्याल रख पाएगा खुद? क्या वो रोज़ ब्रश करेगा? और अगर वो उसे बीमार हो गया तो उसका क्या होगा? और क्या होगा अगर वो सीरियसली बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? और कहती हैं कि काश मैं उसके साथ थोड़ा और वक्त रह सकती। कोसी की मम कहती हैं कि क्या मेरा खजाना आगे जाकर खुश रह पाएगा? और इसके बाद वो वहीं पर मर जाती है। इसके बाद अब कोसुई भी अपनी मोम को समझने लगा था और बताता है कि जो गोश्त मुझे दिखता था मेरी मोम का, वो सिर्फ मेरी मोम की शैडो थी, जो मेरी खुद की इमेजिनेशन थी। मोम यहाँ पर कहीं भी नहीं है, हालांकि वो उसे दिख रही थी, और वो सिर्फ उसकी मन की एक शैडो है, सिर्फ कोसुई के डर की शैडो। जो मुझे दिखाई देता है वो सिर्फ मेरा डर है, और जो मेरी मोम है वो मेरे अंदर है, ना कि और कहीं। कोसुई कहता है कि क्या ये मेरी मोम तक पहुंच पाएगा जो मैं बजा रहा हूँ? और इसके बाद सीन दोबारा पास में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर कोसुई अपनी मोम से पूछता है कि यहाँ पर दोनों लव जॉय और लव सोरोस दोनों हैं, पर आप फिर भी हमेशा लव सोरोस ही क्यों बजाती हैं? इस पर कोसुई की मोम कहती हैं कि लव सोरोस मैं हमेशा इसलिए बजाती हूँ ताकि तुम हमेशा दुख दर्द से दूर रहो। इसके बाद हमें मिसेस सेतो दिखाई जाती हैं जो कि कहती हैं कि साकी और कोसुई दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और साकी भी ये सब देख रही है। और अब कोसुई भी इस बात को समझ जाता है कि जैसे मैं उससे कनेक्टेड हूँ वैसे ही मोम से भी। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि ये उन तक पहुँच जाएगा। और कहता है गुड बाय मॉम, और अपनी परफॉर्मेंस को यहीं पर एंड कर देता है। इसके बाद जो ऑडियंस है वो अभी भी शॉक में होती है और सोच रही होती है कि इस पर हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। उसने रूल्स के अगेंस्ट जाकर अकेले ही पियानो बजाया, पर इसके बाद जब पूरी ऑडियंस में से एक लड़की ताली बजाने लगती है तो सब के सब उसके पीछे ताली बजाने लगते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर इस पीस ने सबके दिल को छू लिया था। और अब कोसुई स्टेज छोड़कर जा रहा होता है, और उसे वो लड़का भी वहां पर मिलता है जाते हुए जिसने कायोरी की बेइज्जती की थी, और अब वो खुद भी पछता रहा था। इसके बाद जब कोसुई बाहर निकलता है तो वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा होता क्योंकि उसके पैर बहुत ज्यादा कांप रहे थे। इसके बाद मिसेस सेतो और उसकी बच्ची वहां पर आ जाती है, और उनके आने के बाद जो कोसुई है वो अपने पैरों पर खड़ा होता है, और मिसेस सेतो उससे पूछती हैं कि तो क्या तुमने साकी को वहां पर देखा? और इसके बाद जो कोसुई है वो थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है कि मेरी मोम वो तो हमेशा मेरे साथ थी, जिस तरह से मैं कीज को बजाता हूँ, जिस तरह से मैं खाता हूँ, जैसे मेरा टेस्ट है, जो भी मैं करता हूँ, हर चीज़ में मेरी मोम मेरे साथ है, और मेरी मोम और मैं कनेक्टेड हैं। इसके बाद जो कोसुई है
वो रोने लगता है और कहता है कि क्या जो मैंने बजाया वो मेरी मोम तक पहुंचा होगा? जितने बेस्ट तरीके से मैं बजा सकता था मैंने बजाया, पर अगर ये उन तक ना पहुंचा तो क्या फ़ायदा? इसके बाद मिसेस सेतो है उसे चुप कराते हुए बोलती हैं कि तुम और साकी कनेक्टेड हो तो ये उस तक कैसे नहीं पहुंचेगा? ऑफ कोर्स ये उस तक पहुंचा होगा। इसके बाद दोबारा हमें ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो अगली परफॉर्मेंस है वो उसके कैंडिडेट्स आते हैं जो कि होते हैं वही माइक और उसकी मोम भी यहाँ पर आई होती है। और वो कहता है कि आज पहली बार मुझे स्टेज पर आकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि जैसा उस लड़के ने बजाया क्या मैं भी वैसा बजा पाऊँगा? जिस तरह से उसने अपनी आत्मा और सब कुछ उसके म्यूज़िक में डाल दिया, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं उसकी तरह इतनी सिंसियरिटी से बजा पाऊँगा? और कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं उसकी तरह अपनी बॉडी और आत्मा दोनों सेक्रीफाइस कर सकता हूँ कि नहीं। इसी के साथ वो वायलिन बजाना शुरू करता है और जो ऑडियंस है वो उसे देखकर थोड़ा खुश तो होती है, पर इतना नहीं जितना कोसी की परफॉर्मेंस से, और वो पहले से ज़्यादा सॉफ्टली बजा रहा था। और अब जो ये पूरा गाला कॉन्सर्ट है ये सिर्फ कोसुई और इस माइक के बीच में ही रह गया था। और उसके बाद ऑडियंस है वो उसकी परफॉर्मेंस को भी थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करती है, पर कोसुई जितना नहीं। अब सारे कंपटीशन ख़त्म हो चुका था और तोवा हॉल बिल्कुल ही खाली होने वाला था। अब कुछ ही पार्टिसिपेंट यहाँ पर बचे थे और अब कोसुई भी वहाँ से बाहर निकलता है और उसे मिलते हैं सुबाकी और वातारी, जो कि उसे दूर से हाय करते हैं और अपनी तरफ बुलाते हैं। वातारी तो उसकी तरफ चला जाता है, पर जो सुबाकी है वो कोसुई को देखकर अचानक से थम जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब था, क्योंकि उसने कोसुई को पहले इस नज़र से कभी नहीं देखा था। और सब मिलकर अपने अपने घर जाने का प्लान करते हैं और मिसेस सेतो कहती हैं कि अब मैं सबसे बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब चलो घर चलते हैं। इसके बाद जो सुबाकी है वो वहीं पर रुक जाती है, पर कोसी उसे पीछे मुड़कर कहता है कि तो तुम्हारे पास अब मुझे कहने के लिए कुछ नहीं है। और जो सुबाकी है वो कहती है कि तुम अब बड़े होने लगे हो। और जो कोसी है वो कहता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे लग रहा तुम मेरी तारीफ़ करोगी। और जो सुबाकी है वो अब अपने आंसू नहीं रोक पाती और कहती है कि मैं अब इन्हें और ज़्यादा देर तक नहीं रोके रह सकती। अब इस सब के बाद नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है अगले दिन का, जहाँ पर जो कोसुई है वो म्यूज़िक रूम में अपने पियानो की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर अचानक से वहाँ पर सुबाकी आ जाती है और कहती है कि मुझे कायोरी के बारे में कुछ पता चला है। और जो कोसुई है वो अचानक से चौंक जाता है और कहता है कि क्या। इसके बाद जो कोसुई है वो जल्दी से जल्दी भागने लगता है स्कूल से और एक हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर उसे कायोरी का रूम मिलता है। और हमें पता चलता है कि जो कायोरी है उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसे देखकर कोसुई बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और इसी के साथ साथ कायोरी की इस प्यारी सी स्माइल के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है, जिसका नाम है लव्स सैडनेस। पर रुको, अभी वीडियो को बंद मत करना। ये एपिसोड तुमने देख लिया, पर अगला एपिसोड तुम कैसे देखने वाले हो? क्योंकि अगला एपिसोड आने वाला है सिर्फ और सिर्फ 60 लाइक्स पर। जब इस वीडियो पर 60 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। और हाँ, प्लीज़ हमारे जल्दी से जल्दी 3 के सब्सक्राइबर से कंप्लीट करा दो, क्योंकि हम बहुत पास भी नहीं है पर बहुत दूर भी नहीं है। ठीक है, तो जल्दी सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें एपिसोड कैसा लगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।